अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी जो 8th क्लास का है, इसका नाम जो टॉपिक का नाम है इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि माहौल में लिविंग ऑर्गेनिज़्म का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़्म का आपस में ताल्लुक जो होता है उसको रिलेशनशिप कहते हैं, उसको इकोलॉजिकल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है? तो इन एन इकोसिस्टम तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इन एन इकोसिस्टम द रिलेशनशिप एंड योर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है ताल्लुक, रिलेशनशिप का मतलब भी ताल्लुक होता है बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी है, ठीक है, तो ये जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है और जो माहौल के साथ रिलेशन होता है उस तमाम को क्या कहते हैं? उसको इकोलॉजिकल रिलेशनशिप कहते हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या ताल्लुक है, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। इन एन इकोसिस्टम द रिलेशनशिप इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। सही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मेंटेन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को, माहौल को मेंटेन रखने के लिए, माहौल के जो एक साइकिल होता है उसको मेंटेन रखने के लिए उसको ये इकोलॉजिकल रिलेशनशिप होना लाजमी है। ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो जानदारों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक ज़रूरी है किसी भी एक इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि हमारे पास जो है ये जो माहौल है वो बरकरार रह सके। ठीक है, दिस डिपेंडेंस हैज़ अ प्लांट आर इम्पोर्टेंट फॉर द एनिमल्स। दिस डिपेंडेंस हेल्प टू बैलेंस और एन इकोसिस्टम। ठीक है, डिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड होना, कि अगर एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा। तो ये जैसे कि हमारे पास जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। जो प्लांट्स हैं वो आपके लिए, वो किसके लिए ज़रूरी होती है? वो आपके एनिमल्स के लिए ज़रूरी होती है। तो जो प्लांट्स है, अगर प्लांट रहेंगे तो एनिमल की सर्वाइवल होगी, क्योंकि एनिमल्स को जो है वो हैज़ अ प्लांट चाहिए हमारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो इसी तरह आपका प्लांट का जो है वो सनलाइट पे जो है वो एक रिलेशन होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये सारे डिपेंडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो उनका अपना एक ताल्लुक है, वो ये ताल्लुक क्या बना रहा होता है? ये ताल्लुक बना रहा होता है एक इकोलॉजिकल रिलेशनशिप उसको कहते हैं। और ये सारा का सारा एक मेंटेन रखता है, एक साइकिल बना रहा होता है एक माहौल के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है जिसका नाम है बटरफ्लाई एंड द फ्लावर। ठीक है, बटरफ्लाई एंड फ्लावर के बारे में बात करते हैं। बटरफ्लाई क्या करती है? बटरफ्लाई जो है वो पौधों के ऊपर जो है वो बैठती है, और फ्लावर के ऊपर बैठती है। तो क्या करती क्या है कि उनके अंदर जो जितना भी फूड है उससे जो फ्लावर का जो रस है, जो जूस है, वो जो है वो अपने खुराक के तौर पे जो है वो लेती हैं। तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर उनको क्या देता है? खुराक देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं हेल्प, ये जो फ्लावर है वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। हेल्प बटरफ्लाई हैज़ अ सोर्स ऑफ फूड, उसको जो है वो क्या करती हैं? खुराक देती हैं। सही है। तो फ्लावर ने क्या-क्या किसका काम कर लिया? बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई को क्या किया? खुराक दे दिया। ठीक। अब जो बटरफ्लाई है वो क्या करेगा? बटरफ्लाई जो है वो हेल्प टू बी ट्रांसफर द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, दैट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। और ये जो बटरफ्लाई है वो क्या करेंगे? इन तमाम जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ये फ्लावर के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये पोलन जो है वो पोलन ग्रेन ये क्या करते हैं? ये अपने तादाद को बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये हर फ्लावर के अपने-अपने होते हैं। तो एक ये क्या करती हैं? ये पॉलिनेशन में हेल्प देती हैं। ठीक है, ये आपके पास एक फ्लावर से पोलन ग्रेन को जो है उठा के दूसरे फ्लावर की तरफ ला देते हैं, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन जो है आपस में जो है वो ब्रीडिंग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से नए फ्लावर जो है वो बन जाते हैं। तो इसमें जो हेल्प करता है वो क्या करता है? वो कौन हेल्प करता है? ये आपका बटरफ्लाई करता है। ठीक है, तो बटरफ्लाई तो 2 ऑर्गेनिज़्म हैं, 2 ऑर्गेनिज़्म एक दूसरे के साथ मौजूद हैं, और दोनों ऑर्गेनिज़्म जो है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। तो उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। सिम्बायोसिस के किस टाइप को बोलते हैं? उसको हम म्यूचुअलिज़्म कहते हैं, या उसको म्यूचुअल बेनिफिट भी कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया पे 2 ऑर्गेनिज़्म रह रहे हों और वही 2 ऑर्गेनिज़्म एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे
हो, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहा है और दूसरा जो दूसरे को जो है वो एक फ़ायदा पहुँचा रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूचुअलिज़्म कहते हैं या म्यूचुअल बेनिफिट कहते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास दिस रिलेशन वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म टेक बेनिफिट्स लिविंग टुगेदर इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज़्म और म्यूचुअल बेनिफिट्स, ठीक है? जैसे कि उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल बहुत ही उसके बेस्ट एग्ज़ाम्पल हैं, आपकी बुक में है जो कि वुल्फ एंड डीर का है, जो कि हिरन और एक बीड़ी की है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बीड़ियाँ जो हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं द डीर टू कंट्रोल द डीर पॉपुलेशन, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास जो भेड़िया होते हैं वो हिरन को इस वजह से खाते हैं ताकि हिरन की जो पॉपुलेशन है, जो कि आबादी है, उसको बरकरार रख सकें। क्यों? बिकॉज टू बी प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग लिमिटेशन ऑफ द प्लांट। क्योंकि अगर आपके पास हिरन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो हिरन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा जो पौधे होंगे वहाँ के, तो उसको ज़्यादा खाएगा और जिसकी वजह से पौधों की कमी होगी, जिसे ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है? तो होता ये है कि इसी वजह से क्या करता है वुल्फ, क्या करता है डीर को खाता है। डीर के ज़्यादा तादाद को जो है वो क्या करता है, उसको तादाद को आबादी को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपके पास ओवर ग्रेजिंग नहीं होती है, ठीक है? व्हेन जब क्या होता है, व्हेन द वुल्स जो है वो क्या करते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है। अगर भेड़ियों की तादाद कम होगी तो हिरन की तादाद क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। हिरन की तादाद ज़्यादा होगी तो आपकी ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट की जो तादाद है वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जिसके अंदर आपके जो भेड़िए होते हैं वो क्या करते हैं, इस हिरन को क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं, उनको शिकार बना देते हैं। शिकार इस वजह से बना देते हैं ताकि जो हिरन की जो तादाद है वो मेंटेन हो सके और वही हिरन जो है वो ओवर ग्रेजिंग काज़ ना कर सके, पौधों की तादाद को कम ना करे, ठीक है? पौधों की तादाद को कम होने से बचाता है, ठीक है? तो ये एक फूड चेन अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पर बनाई हुई है, जिसकी वजह से क्या होती है, हर ऑर्गेनिज्म को अपना-अपना एक रिस्क मिलता है। इट प्रूव दैट एवरी स्पीशीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये हमें ये बताता है, ये सारा जो फूड चेन है वो हमें ये बताता है कि हर ऑर्गेनिज्म आपकी दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनकी अपनी-अपनी एक अहमियत होती है। सही है। और ये आपको एक चीज़ नोट करनी है कि इफ़ वन स्पीशी पॉपुलेशन इज़ चेंज्ड द वूल इकोसिस्टम इज़ डिस्टर्ब। अगर एक स्पीशी की जो पॉपुलेशन है, एक जानदार की जो पॉपुलेशन है इस दुनिया में, अगर वो चेंज हो जाती हैं, उनकी तादाद अपनी तादाद से बिगड़ जाती है, जो कुदरती तादाद अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वो अगर बिगड़ जाती है तो वो तमाम माहौल जो है वो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है? उसका जो अपना एक साइकिल है, जो एक अपना एक फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उम्मीद है आपको जो है ये इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बाद हम जो है वो एक नए टॉपिक की तरफ आएँगे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज़ नोन एज़ द रूल ऑफ द ह्यूमन इन इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट, ठीक है? जिसमें एडवाइसेज़ हैं, मतलब ये है कि नसीहत है इंसानों के लिए कि आप अपने इन्वायरमेंट को क्या करो, साफ़ करो, अपने इन्वायरमेंट को जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बचाओ, ठीक है? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।